हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं आर एन चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। तो आज का लेक्चर मैं यूनिट सेकंड का तीसरा लेक्चर लेके आया हूं और आज के लेक्चर का पूरा टारगेट है बीबीटी सिद्धांत। आज के लेक्चर में हमें बीबीटी सिद्धांत समझना है कि भाई बीबीटी सिद्धांत में क्या पॉइंट बोले थे, क्या पॉइंट नहीं बोले थे, ठीक है ना। इसलिए बीबीटी सिद्धांत आज मैं ऐसा करवा दूंगा आप लोगों के लिए कि बीबीटी सिद्धांत को दोबारा फिर कभी नहीं भूलोगे आप लोग। आगे नहीं बात समझे? इसलिए आज के पूरे लेक्चर का एक ही टारगेट है कि बस हमें बीबीटी सिद्धांत समझना है, ठीक है ना। तो बीबीटी सिद्धांत को समझने से पहले देखो, बीबीटी ने कुछ बातें बोली थी, तो उनकी बातों को एक्सप्लेन करने से पहले उसने एक पॉइंट बोला था बीच में। इसलिए उस पॉइंट को देखो, ज्यादातर पॉइंट मैं आपको संकरण में समझा चुका हूं, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि जो अलग से एक पॉइंट सा बनेगा ना, उस पॉइंट को मैं पहले ही एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि वो पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस थ्योरी का। इस थ्योरी का वो पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिए वहां से। इसलिए मैं एक काम करता हूं, पहले उसी को एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है ना। जैसे वो आप लोगों को समझ में आ जाएगी ना, उसके बाद मैं बीबीटी सिद्धांत के पूरे पॉइंटों को बोलेंगे, जितने भी उसने पॉइंट दिए एक एक पॉइंट को बताऊंगा मैं, और आपके बिल्कुल 100% समझ में आएगी, क्योंकि ज्यादातर पॉइंट उसके हमने संकलन में एक्सप्लेन कर लिए। ये थोड़ा अलग से था, इसलिए मैं पहले इसको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे ही आपको समझ में आता है, उसके बाद में हम बीबीटी सिद्धांत के जो पॉइंट है उनको बोलेंगे, और आपको जैसे ही वो थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आपको एक एक लाइन, एक एक वर्ड का मतलब पता लग जाएगा। कोई भी अगर आपसे कहीं से भी क्वेश्चन पुट करने की कोशिश करे, बिल्कुल आप बेधड़क जवाब देना, क्योंकि कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा सॉलिड हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा। इसलिए मैंने बोला था कि यूनिट जब मैंने स्टार्ट की तो बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट किया था, जिससे कि उस थ्योरी के बारे में आप अच्छे से समझ सको। क्योंकि जब चीज जीरो लेवल से स्टार्ट होती है ना, तो उसकी सब कुछ पता लग जाता है कि भाई हाँ, इस थ्योरी के अंदर ये चीज होने वाली है। आगे ना बात समझ में, उसकी अच्छाई बुराई जो भी सब सामने निकल के आ जाती है। इसलिए जिस टॉपिक में भी हम जाएंगे ना, देखो टॉपिक को एक होता है टॉपिक को ऊपर ऊपर से, और एक होता है टॉपिक में गहराई तक जाना, उसकी अंदर तक जाकर उसको एक्सप्लेन करना, तो वो एक अलग क्वालिटी होती है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जो भी टॉपिक होगा हम अंदर बिल्कुल घुस गए और फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे, जिससे कि टॉपिक का पूरा निचोड़ निकल कर सामने आ जाए। आगे नहीं मेरी बात समझ में? अब सुनो मेरी बात, आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। क्या बात बोल रहा हूं मैं कि बीबीटी सिद्धांत ने एक पॉइंट बोला था, पहले मैं उस पॉइंट को एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद में बीबीटी सिद्धांत के पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो जो स्टूडेंट मेरे से ऑफलाइन क्लासों में पढ़े थे बीएससी सेकंड ईयर में, वो उनको मैं ये चीज बता चुका हूं। देखो जैसे ही मैं यहां पर बोर्ड पे लिखूंगा, आप तुरंत समझ जाओगे हाँ सर, ये चीज आपने हमको ऑफलाइन क्लासों में बताई थी। बाकी के जो स्टूडेंट मेरे से पहली बार जुड़ रहे हैं, बिल्कुल भैया ध्यान से समझ लेना, बहुत ही जबरदस्त चीज है ये, जो भी कॉन्सेप्ट है बहुत जबरदस्त है। इसलिए अपने जो पुराने स्टूडेंट है वो भी समझ लेना, और नए स्टूडेंट जो मेरे से अब जुड़ रहे हैं वो भी समझ लेना अच्छे से, ठीक है। मैं बोर्ड पे लिखते समझ जाएंगे पुराने स्टूडेंट, हाँ सर ये आप लोगों आपने एक्सप्लेन की थी ये चीजें। तो देखो सुनो मेरी बात, देखो अपना इस टॉपिक जो अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसका नाम है बाह्य कक्षक संकुल या निम्न या चक्रण मुक्त संकुल या निम्न चक्रण संकुल। इसकी इंग्लिश लिख लेते हैं, इसको बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इसको बोलते हैं स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, इसको बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। चलो ये बात हो गई, अब इनके अपोजिट कर लेते हैं। देखो अगर भाई है तो कॉमन सी बात उधर क्या होगी, आंतरिक कक्षक संकुल। अब देखो इसकी बात करेंगे, आंतरिक कक्षक संकुल, क्या बोलते हो, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या चक्रण युग्मित संकुल, स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। या ये हो जाएगा उच्च चक्रण मुक्त, सॉरी ये होगा निम्न नहीं होगा, ये उच्च चक्रण संकुल होगा, उच्च चक्रण संकुल, और ये होगा निम्न चक्रण संकुल, ये होगा निम्न चक्रण संकुल, जिसको हम क्या बोलेंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ध्यान से समझना। अब देखो बाह्य कक्षक संकुल, चक्रण मुक्त संकुल, उच्च चक्रण संकुल, इधर
आंतरिक कच्चक संकुल, चक्रण युग्मित संकुल और निम्न चक्रण संकुल। इंग्लिश मीडियम वाले आप लोग देख लेना, लिखी हुई है इंग्लिश। आप सुनो मेरी बात ध्यान से कि जब मैंने इस लेक्चर को स्टार्ट किया था तो मैंने आप लोगों के लिए एक चीज बताई थी, ध्यान से समझना, बहुत अच्छी चीज निकलेगी। पहले तो मैं ये बता देता हूँ, उस बात को अभी मैं बोलूंगा, पहले मैं इसके बता देता हूँ। पहले मैं इस टर्मिनोलॉजी का मतलब बताऊंगा इन दोनों का एक साथ, फिर इसका बताऊंगा। जैसे ही आप लोगों के दोनों और ये दोनों समझ में आ जाएंगे, फिर हम बात किसकी करेंगे, इस वाले की और इस वाले की, इन दोनों को। तो पहले तो आप इस पर फोकस करोगे, फिर इस पर फोकस करोगे, ठीक है ना। उसके बाद इसकी बात करेंगे और इसकी बात करेंगे। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, मैंने क्या बात बोली थी जब लेक्चर स्टार्ट किया था कि भाई मेटल और लिगेंड की जो केमिस्ट्री होती है उसको हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है ना। जो किसका फॉर्मेशन करते हैं, कॉम्प्लेक्स संकुलों का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। जिनमें मैंने ये बोली थी कि भाई लिगेंड कितने टाइप के होते हैं, 2 प्रकार के लिगेंड होते हैं, आपके प्रबल लिगेंड होते हैं और आपके दुर्बल लिगेंड होते हैं, मतलब आपके स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं और आपके वीक लिगेंड होते हैं। और मेटल कितने हैं भाई, मेटल या तो 3D की हो सकती है, 4D की हो सकती है, 5D की हो सकती है। 6D की मैंने कोई बात नहीं की, क्योंकि आपको पता ज्यादातर हमारे एलिमेंट वहां तक अभी तक नहीं पूछे, इसलिए हम तीनों की बात करते हैं, 3D की, 4D की और 5D की। चलो ये बात तो मैंने आप लोगों के लिए बेसिक में बताई थी। आप सुनो मेरी बात ध्यान से, यहां पर जो एक बार केस ले रहा हूं, एक बार जो मैं केस लूंगा बोलूंगा मैं प्रबल लिगेंड का, और एक बार केस लूंगा मैं दुर्बल लिगेंड का। मतलब एक बार तो मैं केस लूंगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड का और एक बार मैं केस लूंगा वीक लिगेंड का। तो मुझे एक बात बताओ यार, डी की कितनी ऑर्बिटल होती है, 5, सही है। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, जिनमें शुरू की 3 तो आपकी कौन होती है, टी टू जी, और लास्ट की 2 कौन होती है आपकी जी। एक बार फिर सुन लेना भैया, डी की 5 ऑर्बिटल होती है, जिनमें 3 तो कौन होती है, टी टू जी की, और 2 किसकी होती है, ई जी की ऑर्बिटल होती है। आगे नहीं बात समझ, 3 तो किसकी होती है, टी टू जी की, और 2 ऑर्बिटल किसकी होती है, ई जी की। चलो ये बात तो समझ में आ गई। तो देखो सुनो, जब लिगेंड मेटल की वो 5 ऑर्बिटलों से टक्कर मारने के लिए जाता है ना, तो आपको पता है लिगेंड कितने प्रकार के हुए, 2। तो पहले मैं जो केस की बात करता हूं वो मैं पहले इसको ले लेता हूं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड को, फिर उसके बाद में बात करते हैं हम वीक लिगेंड की। तो देखो पहले इस बारे के इसको समझा देता हूं। एक बात बताओ मुझे यार, कि जब मेटल की 5 डी ऑर्बिटलों से स्ट्रॉन्ग लिगेंड प्रबल लिगेंड टक्कर मारता है, तो उसके नाम से ही पता लग रहा है उसका नाम कौन है, प्रबल लिगेंड। तो प्रबल लिगेंड की जो टक्कर होती है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अगर टक्कर स्ट्रॉन्ग होगी तो कॉमन सी बात है, उसकी वो 5 डी कक्षकों का विभाजन हो जाएगा, जिनमें T2G की 3 तो नीचे रह जाएंगे और EG की 2 ऊपर चली जाएंगी। और जो गैप है ना T2G और EG का, वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि टक्कर किसने मारी है, प्रबल लिगेंड ने। चलो ठीक है, एक केस है साइड में कर दो। उसके बाद में मैं बात करता हूं दुर्बल लिगेंड की। तो यार नाम से ही पता लग रहा है उसका नाम कौन है, दुर्बल लिगेंड, वीक लिगेंड। इसका मतलब उसकी जो टक्कर होगी वो दुर्बल होगी। दुर्बल अगर उसकी टक्कर होगी, जो T2G EG का जो गैप है ना, वो क्या हो जाएगा, कम। अब ध्यान से समझना दोनों केसों का मतलब। पहले इन दोनों वर्डों का एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक है। पहले स्ट्रॉन्ग लिगेंड का केस ले लेते हैं, उसके बाद हम किसका लेंगे, वीक लिगेंड का। आप सुनो मेरी बात ध्यान से, क्या मैं डी की 5 ऑर्बिटल लिख देता हूं। देखो सुनो मेरी बात, ये लिख दी, दिखाई दे रहा है ना आपको, हाँ यहां तक दिखाई दे रहा है। देखो सुनो मेरी बात, मैंने बात कर ली भाई T2G की कितनी ऑर्बिटल होती है, 3। ये लो, ये रहा आपका T2G सेट, और यहां पर लिख दी भैया EG की 2 ऑर्बिटल, ही हो गया आपका EG सेट। और भैया ध्यान से समझना, जितना भी फोकस है वो पूरा मेरे ऊपर कर देना और पूरा क्लास के ऊपर कर देना, क्योंकि इतनी जबरदस्त बात निकल के आएंगी कि एक बार में आपके ये और ये पूरा बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब सुनो मेरी बात ध्यान से यार, मुझे एक बात बताओ, डी में आप इलेक्ट्रॉन कितने भरते हो, 10 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। एक बार तो मैं किसमें, प्रबल लिगेंड में भर के बताऊंगा, प्रबल लिगेंड के केस में, और एक बार मैं किसके केस में भर के बताऊंगा, दुर्बल लिगेंड के केस में। तो पहले हम अपने बात किसकी की है, प्रबल लिगेंड की। भाई आपको पता प्रबल लिगेंड ने टक्कर मारी तो T2G और EG का गैप है वो बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है ना। प्रबल लिगेंड ने टक्कर मारी तो T2G EG का गैप बहुत ज्यादा हो गया। अब इसमें 10 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, क्योंकि हम जानते हैं डी में हम 10 इलेक्ट्रॉन ही भरते हैं। चलो एक बार भर के देख लेते हैं हम 10 इलेक्ट्रॉन। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, मैंने भर दिया 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब चौथे इलेक्ट्रॉन की कंडीशन ये होती है कि या तो चौथा इलेक्ट्रॉन नीचे जाए या फिर चौथा इलेक्ट्रॉन कहां पर जाए, ऊपर जाए। अब देखो चीज को एक बार फिर सुन लेना, 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया, 3 इलेक्ट्रॉन भर दिए। आपने 3 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब केस ये होता है कि भाई चौथा इलेक्ट्रॉन नीचे जाए या फिर ऊपर जाए। अब सुनो कि आप लोगों को मैंने पहले बता दिया, केस में किसका बता रहा हूं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड को। टक्कर जोर की मारी है, T2G EG का गैप बहुत ज्यादा है। तो मुझे एक बात बताओ यार, T2G EG का गैप बहुत ज्यादा है, तो जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर नहीं जाएगा, वो नीचे जाएगा, क्योंकि चौथे इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी नहीं मिल पाती कि वो ऊपर चला जाए। क्यों, क्योंकि T2G और EG का गैप बहुत ज्यादा है। क्योंकि ये केस हम किसके
रेस्पेक्ट में बता रहे हैं प्रबल लिगेंड मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड में। इसका मतलब समझिए आप लोग कि जैसे ही आपका चौथा इलेक्ट्रॉन नीचे जाता है तो वो आपको पता है इस वक्त ये ऑर्बिटल कौन सी है, अयुग्मित है, और आपको पता है जैसे चौथा इलेक्ट्रॉन जाता है तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, युग्मित इलेक्ट्रॉन में। मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, पेड इलेक्ट्रॉन में। नहीं आई बात समझ में? एक बार फिर सुनो भाई, मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि 3 इलेक्ट्रॉन आपने नीचे भर दिए और आपको मैंने पहले ही बता दी कि एक इलेक्ट्रॉन हमेशा अयुग्मित होता है, अनपेड होता है, और जैसे ही उसमें दूसरे इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो अयुग्मित किसमें कन्वर्ट हो जाता है, युग्मित में। मतलब अनपेड किसमें कन्वर्ट हो जाता है, पेड में। तो मुझे एक बात बताओ यार, मुझे एक बात बताओ आप लोग, क्या 3 इलेक्ट्रॉन है, जैसे ही मैं चौथा इलेक्ट्रॉन यहां पर डालूंगा, जैसे मैं चौथा इलेक्ट्रॉन डालूंगा तो ये अयुग्मित किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, युग्मित में। तो डाल दूं, देखो ये चौथा इलेक्ट्रॉन, ये 5वां इलेक्ट्रॉन, ये 6ठा इलेक्ट्रॉन, ये 7वां इलेक्ट्रॉन, ये 8वां इलेक्ट्रॉन, ये 9वां इलेक्ट्रॉन, ये 10वां इलेक्ट्रॉन। क्योंकि 7वें इलेक्ट्रॉन की तो मजबूरी हो जाएगी, कॉमन सी बात है, उसको ऊपर ही जाना पड़ेगा। तो मुझे एक बात बताओ, चलो पहले मैं इसको मिटा देता हूं, थोड़ा ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। अभी मैंने केवल 6 इलेक्ट्रॉन भरे हैं, ये मान लो, वो तो मैंने पहले एक्स्ट्रा बता दिया। पहले हम इस वाले केस को लेते हैं कि 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए, मतलब आपका जो चौथा इलेक्ट्रॉन था वो कहां पर गया था, नीचे ही तो गया था। अरे नाम से पता लग रहा है, निम्न, निम्न का मतलब नीचे और उच्च का मतलब ऊपर। अगर आपका चौथा इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा है तो उसको बोलते हैं निम्न चक्रण संकुल। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश देख लेना सामने से। अगर आपका चौथा इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा है तो उसको बोलते हैं निम्न चक्रण संकुल, और अगर आपका चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है तो उसको बोलते हैं उच्च चक्रण संकुल। तो मुझे एक बात बताओ यार कि प्रबल लिगेंड के केस में ये कौन सा हो जाता है, निम्न चक्रण संकुल। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? इसका मतलब निम्न चक्रण संकुल, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का मतलब ये होता है कि जब आपका चौथा इलेक्ट्रॉन जाता है तो वो चौथा इलेक्ट्रॉन आपका ईजी में नहीं जाता, किस में जाता है, T2G में। ऐसी कक्षकों को हम क्या बोलते हैं, निम्न चक्रण संकुल, जिनमें चौथा इलेक्ट्रॉन में जाता है, T2G कक्षकों में। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? आप सुनो मेरी बात। अरे भैया इसका मतलब समझ में आ गए ना आपके, ये निम्न चक्रण संकुल का मतलब समझ गए? अरे यार चौथा इलेक्ट्रॉन नीचे ही तो गया, नीचे गया तो उसको निम्न चक्रण संकुल बोलेंगे, ठीक है ना। मैं बात करता हूं चक्रण युग्मित संकुल। युग्मित का मतलब क्या होता है, पेयर होते हैं, पेयर होते हैं। तो एक बात बताओ, जब आपने चौथा इलेक्ट्रॉन भरा तो वो अयुग्मित हुए क्या युग्मित हुए? अरे भैया चौथा इलेक्ट्रॉन भरते ही आपका वो अयुग्मित वो किसमें कन्वर्ट हो गया, युग्मित में। इसका मतलब ये निकला कि ये चक्रण युग्मित संकुल का मतलब समझे कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसमें कन्वर्ट हो गए, युग्मित इलेक्ट्रॉन में। इसका मतलब आज समझ में आ गया, ये दोनों ही केस निम्न चक्रण संकुल और चक्रण युग्मित संकुल किसके रेस्पेक्ट में बोले जाते हैं, प्रबल लिगेंड के रेस्पेक्ट में। एक बार फिर बता देता हूं, प्रबल लिगेंड के रेस्पेक्ट में इसलिए बोले जाते हैं क्योंकि प्रबल लिगेंड की वजह से T2G का गैप बहुत ज्यादा है। इसका मतलब चौथा इलेक्ट्रॉन नीचे जाएगा, अगर चौथा इलेक्ट्रॉन नीचे जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं, निम्न चक्रण संकुल। और इसको युग्मित वर्ड क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जैसे चौथा इलेक्ट्रॉन गया वो अयुग्मित कक्षक किसमें कन्वर्ट हो गई, युग्मित कक्षकों में। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? तो एक बात बताओ, ये निम्न चक्रण संकुल आपका आ गया, किसके रेस्पेक्ट में देखते हैं, प्रबल लिगेंड के में। और ये चक्रण युग्मित का मतलब क्या होता है, मतलब स्पिन पेयर्ड का मतलब क्या होता है, चौथा इलेक्ट्रॉन जैसे नीचे जाएगा तो अयुग्मित ऑर्बिटल किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, ऑर्बिट मतलब पेयर्ड ऑर्बिटल में। मेरी बात समझ में आ गई? ये दोनों का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, प्रबल लिगेंड के में। चलो इनको कर दो साइड में। अब बात करते हैं चक्रण मुक्त संकुल और उच्च चक्रण संकुल। तो यार एक बात बताओ मुझे, मैंने अभी बताई थी कि जब दुर्बल लिगेंड टक्कर मारता है तो टक्कर उसकी क्या होती है, वीक होती है। इसका मतलब टक्कर वीक होगी तो अब देखो मैं पूरे इलेक्ट्रॉनों को मिटा देता हूं। अरे 10 इलेक्ट्रॉन तो हो गए ना, 6 तो ये हो गए, 7 8 9 और 10 हो गए ना आपके 10 इलेक्ट्रॉन। ये तो प्रबल का हो गया, इसका ज्ञान को हम खत्म करते हैं। अब हम किसकी बात कर लेते हैं, दुर्बल लिगेंड की बात कर लेते हैं। तो इधर देखो, पहले आप प्रबल की बात हो गई, अब हम किसकी बात कर लेते हैं, दुर्बल लिगेंड की। कर लो भाई। यार एक तो गर्मी ऐसी पड़ रही है भाई। देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, प्रबल लिगेंड का मैंने आप लोगों के लिए केस बता दिया। अब बात करते हैं हम दुर्बल लिगेंड की, मतलब वीक लिगेंड की। तो देखो वही इलेक्ट्रॉन भर रहा हूं, अब मैं थोड़ा इस गैप को क्या कर देता हूं, मैं थोड़ा कम कर देता हूं। देखो गैप को थोड़ा कम कर देता हूं, क्यों कर रहा हूं, क्योंकि दुर्बल लिगेंड की जो टक्कर होगी वो थोड़ी वीक होगी, कॉलिजन होगी, वो क्या होगी, वीक होगी। इसका मतलब इसको मैं थोड़ा इतना कर देता हूं, ये लो, ये हो गया आपका ईजी सेट। मेरी बात समझ में आई है? इसका मतलब ये होगा कि अब जो T2G और EG का गैप है वो बहुत कम है। अब इलेक्ट्रॉन भर देते हैं हम लोग। तो देखो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, और अब पता है आप लोगों को
चौथे इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिल रही है सिस्टम से कि वो चौथा इलेक्ट्रॉन कहां पर चले जाएगा, ऊपर। अरे भैया जब चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा तो उसको उच्च चक्रण संकुल बोलोगे कि निम्न चक्रण संकुल बोलोगे? अरे भैया उसको बोलोगे आप उच्च चक्रण संकुल, क्योंकि जैसे 3 इलेक्ट्रॉन बढ़ते चौथा इलेक्ट्रॉन यहां पर जाएगा और 5वां इलेक्ट्रॉन आपका यहां पर जाएगा। तो देखो सुनो मेरी बात, चौथा इलेक्ट्रॉन जब ऊपर गया तो उसको बोला आपने उच्च चक्रण संकुल, और जब चौथा इलेक्ट्रॉन नीचे गया तो उसको बोला आपने निम्न चक्रण संकुल। इंग्लिश मीडियम वाले आप इंग्लिश देखते चल रहे भैया आप लोग, मैंने पहले इंग्लिश लिख दिया आप लोगों के लिए, ठीक है ना। मैं हिंदी में बोलूं इंग्लिश में बोलूं आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले इंग्लिश लिख रखी है। एक बार फिर से लेना, आप तो यार सीधे शब्दों में मतलब रखो यार, क्या ये आप तो सीधे शब्दों में ये मतलब रखो कि अगर चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है तो उच्च चक्रण संकुल, और चौथा इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा है तो वो गए निम्न चक्रण संकुल। चौथा इलेक्ट्रॉन अगर नीचे जा रहा है तो वो हो गए युग्मित, और चौथा इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर जा रहा है वो हो गया मुक्त। मुक्त का मतलब फ्री, इसका मतलब होगा 1 2 3, और जैसे चौथा इलेक्ट्रॉन गए उसको हो गया मुक्त, मतलब वो पेयर्ड ही नहीं हुआ, वो अयुग्मित ही रहा, क्योंकि चौथे इलेक्ट्रॉन ऊपर गया तो वो अयुग्मित ही रहा, क्योंकि आपको पता सिंगल इलेक्ट्रॉन हमेशा कौन होता है, अयुग्मित। इसका मतलब ये बात समझ में आ गई कि ये पॉइंट तो किसके रेस्पेक्ट में बोले मैंने, प्रबल लिगेंड के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में बोले थे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के में, और ये 2 पॉइंट किसके रेस्पेक्ट में हो गए, दुर्बल लिगेंड के, मतलब किसके रेस्पेक्ट में, वीक लिगेंड के में, दुर्बल लिगेंड के में। पहले तो ये बात बताओ आप लोग कि ये बात आपके समझ, अरे आ गई ना भैया ये बात समझ में, अरे यार सीधा सा यार, किसके रेस्पेक्ट में होगा, प्रबल लिगेंड के रेस्पेक्ट में हो गई। चौथा इलेक्ट्रॉन नीचे गया, चौथा इलेक्ट्रॉन नीचे गया तो निम्न चक्रण संकुल, और युग्मित क्यों बोला आपको बता ही दिया। अच्छा ये उसको उच्च क्यों बोला, क्योंकि चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, दुर्बल लिगेंड की टक्कर वीक होती है, वीक होती है तो चौथा इलेक्ट्रॉन कहां पर जाएगा, ऊपर जाएगा, ठीक है ना। और चक्रण मुक्त संकुल, चक्रण मुक्त संकुल का मतलब हुआ चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर गया। तो मैं ये बात मानता हूं कि ये वर्ड आप लोगों के समझ में आ गए और ये वर्ड आप लोगों के समझ में आ गए, मतलब ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए और ये किसके लिए होते हैं, वीक लिगेंड के लिए। चलो ये बात तो आप लोगों को समझ में आ गई। अब बात करते हैं बाह्य आंतरिक कक्षक संकुल और बाह्य कक्षक संकुल, मतलब इस आंतरिक कक्षक संकुल का मतलब क्या होता है और इस बाह्य कक्षक संकुल का मतलब क्या होता है। तो आप सुनो मुझे, मैंने आपसे पहले बोली कि संकरण का पॉइंट की मुझे जरूरत पड़ेगी, कैसे पड़ेगी जरूरत, पहले तो ये बात बताओ, इस चीज को मैं मिटा दूं, अरे फिर मैं नीचे लिख दूं, फिर बाद में फिर लिखने पड़ेंगे मेरे ऊपर, इसलिए अब देखो सुनो मेरी बात, अब ये आप लोगों के समझ में आ चुकी है, ये आप लोगों की समझ में आ चुकी है। अब हम बात करते हैं बाह्य कक्षक संकुल और आंतरिक कक्षक संकुल, मतलब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो सुनो मेरी बात ध्यान से यार, मुझे एक बात बताओ आप लोग, कल के लेक्चर 2 में आपने संकरण निकाले थे हाइब्रिडेशन, उसमें मैंने जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले, मतलब एक तो मैं दोनों को एग्जांपल को लिख लेता हूं, एक तो लिया था FeCl का होल 6 माइनस के 3, और एक लिया था FeH2 का होल 6, और ये हो गया भैया आपका प्लस के 3। इसका संकरण निकला, वो निकला आपका D2sp3, और आपको पता लगा भैया इसका संकरण निकला था, वो निकला था sp3d2। लो एक बार देखो, इसका संकरण क्या निकला था, D2sp3, और इसका संकरण कौन सा निकला था, sp3d2। और सुनो मेरी बात ध्यान से यार, मुझे एक बात बताओ कि D2sp3 संकरण के अंदर कौन सी कक्षक में भाग लिया था, 3D ने भाग लिया 4D ने, अरे भैया D2sp3 संकरण ने कौन सी कक्षक का भाग लिया, इसमें लिया था 3D ने। और आप लोगों को पता है कि जब संकरण sp3d2 निकला था तो हमने कौन सी कक्षक भाग ली थी, 4D कक्षक में। और आप पूरा ध्यान बोर्ड पे कर देना, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट निकल कर सामने आएगा। एक बात बताओ मुझे यार, क्या 3D आपने यहां पर लिखी, फिर 4s और उसके बाद में 4p, और एक केस तो ये हो गया, ये केस किसका हुआ था, D2sp3 का, ठीक है ना। और फिर उसके बाद एक केस बना था 3D 4s 4p और 4d, और ये केस किसका बना था, sp3d2 का। तो मुझे एक बात बताओ यार, ये ऑर्बिटल नाभिक के पास होती है, अगर नाभिक के पास होती है तो नाभिक के कौन होती है, अंदर होती है। अगर नाभिक के अंदर होती है वो ऑर्बिटल, तो मुझे एक बात बताओ, वो आंतरिक कक्षक संकुल होगी या बाह्य कक्षक संकुल। अरे भैया नाभिक के पास में अगर ऑर्बिटल है आप लोगों की, तो वो बाह्य कक्षक संकुल क्यों होगी, वो कौन होगी, आंतरिक कक्षक संकुल। इसका मतलब ये बात निकल के सामने आई है कि जब आपकी 3D कक्षक भाग लेती है तो उसको बोलते हैं हम कौन सा, आंतरिक कक्षक संकुल, क्योंकि 3D नाभिक के पास में होती है। और बाह्य कक्षक संकुल का मतलब समझे कि जब ऑर्बिटल आपकी भारी का मतलब दूर की ऑर्बिटल, देखो यार कितनी डिस्टेंस हो गई, 3D यहां पर है और 4D यहां पर है, इसका मतलब 3D तो नाभिक के पास की है, इसलिए जिस संकरण में 3D ने भाग लिया है उसको बोलेंगे आंतरिक कक्षक संकुल, और जिसमें 4D ने भाग लिया वो कौन होगी, बाह्य कक्षक संकुल। अरे यार वो कहां पर है, बाहरी तो है ये, अगर ये बाहरी है तो आंतरिक क्यों बोलोगे, इसको बाहरी बोलोगे। तो देखो जहां पर 3D ने भाग लिया उसको बोलोगे आंतरिक कक्षक संकुल, और जहां पर 4D ने भाग लिया उसको बोलोगे बाह्य कक्षक संकुल, क्योंकि 3D नाभिक के ज्यादा पास में होती है और 4D नाभिक से थोड़ी दूर होती है। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, इनका मतलब ये होता है।
बात समझ में आई या नहीं आई? एक बार फिर बता देता हूं कि जब आपकी 3D कक्षक भाग लेती है उसको बोलते हैं आंतरिक कक्षक संकुल, और जब आपकी 4D कक्षक भाग लेती है उसको बोलते हैं बाह्य कक्षक संकुल। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? कोई तकलीफ किसी को नहीं है? ये पूरे पॉइंट किसके रेस्पेक्ट में बोले थे? दुर्बल लिगेंड के, वीक लिगेंड के रेस्पेक्ट में, और ये पूरे पॉइंट किसके रेस्पेक्ट में बोले थे? प्रबल लिगेंड के, मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड के में। बात समझ में आ गई? क्योंकि आप लोगों को पता है जब 3D कक्षक ने भाग लिया था तो संकरण क्या निकला था? D2sp3, और जब 4D ने भाग लिया तो संकरण निकला था sp3d2। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? तो ये चीजें तो आप लोग आराम से कर लेना, ठीक है ना? ये बात आप लोगों को समझ में आ गई, ये चीज समझ में आ गई, ये चीज समझ में आ गई। चलो ठीक है, अब मैं मानता हूं कि आप लोगों के ये समझ में आ गया कि भैया बाह्य कक्षक संकुल क्या होता है, आंतरिक कक्षक संकुल क्या होता है। आंतरिक कक्षक संकुल 3D कक्षक भाग लेती है और बाह्य कक्षक संकुल 4D कक्षक भाग लेती है। चलो ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। और अब आ जाते हैं हम बीबीटी सिद्धांत पर, क्योंकि मैं मानता हूं ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई। तो आप बीबीटी सिद्धांत की बात कर लेते हैं भैया। संकरण समझा दिया, इन टर्मिनोलॉजी का मतलब समझा दिया, तो मुझे एक बात बताओ यार, पूरे दिमाग में संकरण को ले आओ। बीबीटी के पॉइंट बोल रहे हैं तो पॉइंट भाई कॉन्सेप्ट बेस पे देखो, रट्टा नहीं, पॉइंटों के अंदर रट्टा नहीं, एक एक पॉइंट, एक एक लाइन का मतलब बताऊंगा, एक एक वर्ड का मतलब बताऊंगा। एक बात बताओ यार मुझे, क्या बात करता हूं मैं किसकी किसकी बात करता हूं मैं किसकी बात करता हूं मैं बात कर लेता हूं यहां पर किसकी करते हैं हम, बीबीटी सिद्धांत के पॉइंटों की बात कर लेते हैं। तो जब हम संकरण निकाला था तो आप लोगों को पता है जब संकरण का हमने पहला पॉइंट बोला था, मतलब संकरण की जब हमने शुरुआत की थी तो आप लोगों ने पता है सबसे पहले मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली। बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब मैं ऐसा बोल दूं कि बीबीटी सिद्धांत के अनुसार सर्वप्रथम हम धातु परमाणु की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। देखो समझते चलना, एक एक पॉइंट को संकरण के बेस पे ही एक्सप्लेन करूंगा। जैसे संकरण के लास्ट पॉइंट तक जाएंगे आपके बिल्कुल बीबीटी के पूरे पॉइंट एक्सप्लेन हो जाएंगे। तो इसमें ये हो गया कि सर्वप्रथम बीबीटी का पहला पॉइंट क्या हुआ कि सर्वप्रथम धातु परमाणु अपनी ऑक्सीकरण अवस्था के अनुरूप धनायन बनाता है। भाई जितनी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, जैसे 3 ऑक्सीडेशन स्टेट हुई तो उस पर 3 चार्ज आ जाएंगे, 2 ऑक्सीडेशन स्टेट हुई तो उस पर 2 चार्ज आ जाएंगे। तो पहला पॉइंट हो गया ना क्लियर कि सर्वप्रथम धातु परमाणु अपनी ऑक्सीकरण अवस्था के अनुरूप धनायन बनाता है। साइड में करो, हो गए ना। और अब ऑक्सीडेशन स्टेट का पॉइंट हो गया। अब एक बात बताओ, जब आप संकरण में ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते उसके बाद आपको पता क्या शो करते हम संकरण, भाई ऑक्सीडेशन स्टेट शो होने के बाद हम संकरण को ही तो शो करते थे। तो मुझे एक बात बताओ यार, जब हम संकरण की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं हम, संकरण की, तो संकरण में आप लोगों को पता है कि लिगेंड की कौन सी कक्षक भाग लेती है, भरी, और मेटल की कौन सी कक्षक भाग लेती है, खाली। आप सुनो कि जितने लिगेंड होंगे ना उतनी ही मेटल लिगेंड के लिए कक्षक खाली कर देगी। जैसे कि अगर लिगेंड 4 हुए तो मेटल अपनी चारों डी ऑर्बिटलों को खाली कर देगी, और अगर 6 लिगेंड हुए तो वो कितनी ऑर्बिटलों को खाली कर देगी, 6। ठीक है ना। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया क्या कि भाई मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड बनता है, उनमें जो लिगेंड और उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है, तो लिगेंड इलेक्ट्रॉन जब डोनेट करता है मेटल के लिए, तो मेटल पहले से ही अपने पास खाली डी ऑर्बिटल किसके लिए रखता है, लिगेंड के लिए। ये हो जाए, सॉरी, मेटल के लिए, लिगेंड के लिए, ठीक है ना। खाली डी ऑर्बिटल किसके लिए रखता है, लिगेंड के लिए। ये हो जाता है आपका दूसरा पॉइंट। और मुझे एक बात बताओ यार, तीसरे पॉइंट में हम ये एक बात बोलते हैं कि एक बात बताओ, तीसरे पॉइंट में ये है क्या क्या एफ ऑर्बिटल की बीबीटी ने कहीं पर बात की क्या, नहीं। बीबीटी ने सिर्फ 3 की बात की है, एस की बात की है, पी की बात की है और डी की बात की है। 3 ऑर्बिटलों की बात की है, और संकरण में भी आपने देखा तीनों ने भाग लिया था। डी का तो, एफ का तो कोई रोल ही नहीं था यहाँ पर। इसका मतलब चौथा पॉइंट समझ में आ गया कि संकरण में एसपीडी कोषों के रिक्त कक्षक भाग लेते हैं, रिक्त कक्षक भाग लेते हैं, बैकेंट ऑर्बिटल भाग लेती है। मैं बार बार मैं बोल रहा हूँ, मेटल की कौन सी ऑर्बिटल भाग लेते हैं, बैकेंट ऑर्बिटल, रिक्त कक्षक भाग लेते हैं, जो समान ऊर्जा तथा विशिष्ट ज्यामिति की नई संकर कक्षक बनाते हैं। इसका मतलब समझे आप लोग कि आप लोगों को पता है जब संकरण शो कर देता ना, मैं जो भी ऑर्बिटलों को बाहर निकाल कर अलग से लिख देता, उसका मतलब ये तीसरा पॉइंट ही है। बात समझ में आ गई कि समान ऊर्जा तथा विशिष्ट ज्यामिति की नई, विशिष्ट मतलब जो भी इनकी स्पेसिफिक क्वालिटी होगी उसके अकॉर्डिंग वो अपना संकरण शो कर देंगे, ज्योमेट्री शो कर देंगे। और ये हो जाता है अपने कितने पॉइंट हो जाए, 3। अब मैं चौथे पॉइंट की बात कर, अरे हो गई ना 3 पॉइंट सीधे से। अब मैं चौथे पॉइंट की बात करता हूं, तो एक बात बताओ मुझे यार, चौथा पॉइंट यही था जिसको मैं एक्सप्लेन करने वाला था। क्या कि यदि संकरण में अगर 3D कक्षक भाग ले रही है, अगर संकरण में 3D कक्षक भाग लेती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, आंतरिक एक बार फिर सुन लेना सही तरीका से। अगर संकरण में 3D कक्षक भाग लेती है तो उसे हम आंतरिक कक्षक संकुल या चक्रण युग्म संकुल, या फिर हम उसको क्या बोलते हैं, निम्न चक्रण संकुल। लेकिन जब संकरण में 4D कक्षक भाग लेती है तो उसको क्या बोलते हैं, बाह्य कक्षक संकुल, चक्रण मुक्त संकुल या उच्च चक्रण संकुल। और ये होता है बीबीटी का कौन सा पॉइंट, चौथा। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? अब 5वें पॉइंट की बात करते हैं। तो देखो सुनो मेरी बात, ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो गई,
संकरण से हो गया। अब आप लोगों को पता है संकरण ऑक्सीडेशन स्टेट से हो गई। फिर उसके पॉइंटों में हम क्या लिखते हैं, पॉइंटों में यही तो लिखते हो भाई आप लोग, क्या देखो चुंबकीय गुण की बात कर लेते हैं, अरे हो गई ना यार, ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई उसकी, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर ली हमने, संकरण की बात कर ली, ज्यामिति की बात कर बोल देंगे उसने विशिष्ट ज्यामिति के नए संकर कक्षक बनाते हैं, ज्यामिति की बात हो गई। अब उसका मेन पॉइंट तो रह गया भाई, बीबीटी सिद्धांत ने चुंबकीय गुण के बारे में भी बोला था, ठीक है ना। तो मैंने आपको बोला या तो वो पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक। तो इसको मैं ऐसा बोल दूं कि जब बीबीटी सिद्धांत के या पाउली के अनुसार यदि संकुल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, अनपेड इलेक्ट्रॉन हो, तो वह संकुल क्या होगा, पैरामैग्नेटिक और रंगीन कलरफुल होगा। और अगर उसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वह संकुल क्या होगा, डायमैग्नेटिक और क्या होगा, कलरलेस। मतलब अगर किसी के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो कौन होगा, अनुचुंबकीय और रंगीन, और अगर उसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो क्या होगा, प्रतिचुंबकीय और रंगहीन, डायमैग्नेटिक और कलरलेस। ये उसका कौन सा होता है, पांचवा पॉइंट। और छठे पॉइंट को सुनो ध्यान से यार, एक बात बताओ छठे पॉइंट की। मैंने जब आपको शुरू के लेक्चर में बताया था कि जब मेटल और लिगेंड के बीच में जब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का निर्माण होता है तो लिगेंड इलेक्ट्रॉन दाता और धातु इलेक्ट्रॉन ग्राही के रूप में व्यवहार करते हैं, और ये होता है बीबीटी सिद्धांत का छठा पॉइंट। ये लो पूरे बीबीटी सिद्धांत के पॉइंट हो गए। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, एक बार फिर सुन लो। क्या जब कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है तो उस कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन में लिगेंड इलेक्ट्रॉन दाता तथा धातु इलेक्ट्रॉन ग्राही के रूप में व्यवहार करती हैं। ये बीबीटी सिद्धांत का कितने पॉइंट हो गए, छठे नंबर का। पहले तो ये बात बताओ, ये बात समझ में आई या नहीं आई, एक बार फिर बता देता हूं मैं आप लोगों के लिए। पहला पॉइंट बीबीटी का ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बोला था कि सर्वप्रथम धातु परमाणु अपनी ऑक्सीकरण अवस्था का अनुरूप धनायन बनाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट उसने संकरण के बारे में बोल दिया। तीसरा पॉइंट उसने ज्यामिति के बारे में बोल दिया। चौथा पॉइंट उसमें निम्न चक्र ये बाह्य कक्षक संकुल और आंतरिक कक्षक संकुल के बारे में बोल दिया। पांचवा पॉइंट उसने अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और रंगीन और रंगहीन के बारे में बोल दिया। और छठा पॉइंट उसने ये बोल दिया कि भैया जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसमें कौन तो देने वाला होता है, कौन लेने वाला होता है। देने वाला कौन होता है, लिगेंड, इसलिए उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन दाता। और लेने वाली कौन सी होती है, मेटल, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्राही या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई। और ये होती है आपके बीबीटी के 6 पॉइंट। ये सिद्धांत है, इसको बोलते हैं बीबीटी सिद्धांत। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई। इसका मतलब आप लोगों ने संकरण समझे थे 4 और ये बीबीटी सिद्धांत के पॉइंट कितने करवाए हैं मैंने, 6, ठीक है ना। एक बार फिर बता देता हूं, बीबीटी सिद्धांत दी गई थी संकुलों की ज्यामिति तथा चुंबकीय गुणों के बाद संकरण, ज्यामिति और चुंबकीय गुणों के बारे में बताया था, और ये लास्ट तक आपके एक्सप्लेन हो गए। एक बार फिर बोल देता हूं, बीबीटी सिद्धांत का पहला पॉइंट किसका था, ऑक्सीडेशन स्टेट का, देख लेना आप लोग। दूसरा पॉइंट किसका था, संकरण का। तीसरा ज्यामिति का। चौथा बाह्य कक्षक संकुल और आंतरिक कक्षक संकुल का। पांचवा पॉइंट किसका था, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, रंगीन और रंगहीन। और छठा पॉइंट इलेक्ट्रॉन दाता और इलेक्ट्रॉन ग्राही। ये बीबीटी के पॉइंट उतार लेना। हो गए क्या याद? अरे यार आउटलाइन ध्यान में रखो, इतना रट्टा कौन मारेगा लाइन को। ओ भैया सर्वप्रथम पहला पॉइंट लिख दिया, इसमें सर्वप्रथम धातु परमाणु अपनी ऑक्सीकरण अवस्था का अनुरूप धनायन बनाता है। ऐसे कितने बहुत पॉइंट आने वाले, किस किस में रट्टा मारोगे आप लोग। आउटलाइन ध्यान में रखो। आउटलाइन केस में कि यार सर ने बीबीटी के हमको कितने पॉइंट बताए थे, 6 पॉइंट बताए थे। और आउटलाइन ऐसे क्योंकि आउटलाइन पता होता तो लाइन ऑटोमेटिक बन जाती है। आउटलाइन कैसे है, बीबीटी का पहला सिद्धांत क्या हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है ना। और ये पॉइंट क्यों ध्यान में आ रहे हैं, क्योंकि हमने संकरण निकाला है। भूलने लगा तो संकरण को याद कर लेना, पॉइंट सब सामने आ जाएंगे। पहला पॉइंट ऑक्सीडेशन स्टेट के रेस्पेक्ट में बोला है। दूसरा पॉइंट संकरण के रेस्पेक्ट में बोला है। तीसरा पॉइंट ज्यामिति के रेस्पेक्ट में बोला है। चौथा पॉइंट बाह्य कक्षक संकुल और आंतरिक कक्षक संकुल के बारे में बोला है। और पांचवा पॉइंट अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय, रंगीन और रंगहीन के बारे में बोला है। और छठा पॉइंट इलेक्ट्रॉन दाता और इलेक्ट्रॉन ग्राही के बारे में बोला है। ये हो गए इसके 6 पॉइंट। कोई तकलीफ आई क्या भैया? जब तकलीफ नहीं आई तो यार आप रट्टा क्यों मार रहे हो? इनकी आउटलाइन ध्यान में रखो, क्योंकि अगर आपको आउटलाइन ध्यान में, और टॉपिक तो समझ ही रखा है आप लोगों ने भाई, टॉपिक तो आपने समझ ही रखा है, आउटलाइन को ध्यान में रख लो। आउटलाइन जैसे दिमाग में आती तुरंत लाइन बन जाएगी कि भाई इस पर जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट तुरंत क्लियर हो जाएगा कि मुझे क्या लिखना है इसके बारे में। बात मेरी समझ में आई या नहीं आई? तो बस ये आपका बीबीटी सिद्धांत था। किसी स्टूडेंट को कोई तकलीफ है, नहीं है तकलीफ, तो ये बीबीटी सिद्धांत हो गया। अब जो मैं चौथा लेक्चर लेके आऊंगा, समझ गए होंगे मैं क्या लेने आ रहा हूं। अगला जहां से अब यहां से आपकी यूनिट स्टार्ट हो जाएगी। अब तक जो था वो पुराना मैटर था बीएससी सेकंड ईयर का, और आपको ये भी समझ में आ गया मैंने क्यों बताया था, क्योंकि जब तक हमें थ्योरी नहीं आ गई, अब बीबीटी सिद्धांत हमारा बहुत शानदार तरीका से हुआ है, तो अब आराम से उसकी कमी निकालेंगे। कमी एक एक आप लोगों के समझ में आ गई, और इतनी शानदार तरीका से कमी समझ में आ गई, क्योंकि जब थ्योरी समझ में आ गई तो कमी बोलने में क्या प्रॉब्लम है। थ्योरी को ही हमने अच्छे से समझ लिया तो कमियों को पता लग जाएगा कि क्या कमी निकलने वाली है। इसलिए जो अगला लेक्चर होगा, अपना लेक्चर नंबर जो कौन सा होगा, 4th लेक्चर होगा, उस 4th लेक्चर में मैं बीबीटी सिद्धांत की कमियां, मतलब लिमिटेशन ऑफ बीबीटी थ्योरी, और जैसे ही मैंने पहले बोला था कि जहां पर हेडिंग आ जाए कि लिमिटेशन ऑफ बीबीटी थ्योरी या बीबीटी सिद्धांत की कमी, वहीं से आपकी यूनिट स्टार्ट हो जाएगी।
ठीक है ना। बीबीटी सिद्धांत हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन बीबीटी की कमी हमारे सिलेबस में है, इसलिए जितनी भी है एक एक चीज को ध्यान से समझ के चलना। मैं एक बार फिर बोल रहा हूं, बीबीटी सिद्धांत को बहुत ध्यान से समझ लेना। कमी तभी समझ में आएंगी जब बीबीटी सिद्धांत अच्छे से क्लियर होगा। आप लेक्चर फर्स्ट को क्लियर करो, लेक्चर सेकंड को क्लियर करो, लेक्चर थर्ड को क्लियर करो, ठीक है ना। उसके बाद में लेक्चर फोर्थ पाएंगे जिसमें कौन होगी उसकी कमियां। बात समझ में आ गई। बाकी और तो सबको ठीक है, आप लोगों ने पढ़ाई स्टार्ट कर दी, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। अपने फ्रेंडों के बीच में जो भी लिंक आती जाए, देखो यार मुझे बार बार में कहने की कोई जरूरत नहीं पड़े कि नहीं आप ग्रुप में सेंड करो, ये करो वो करो अपने फ्रेंडों में। यार आप खुद समझदार हो, आप लोग खुद करो इन कामों को। जैसे मेरा लेक्चर तैयार हो जाए ना, आप लोगों ने लेक्चर देख लिया, तो जितने भी आपके फ्रेंड आपके टच में जो आपको जानते हैं, ठीक है ना, उनके बीच में आप लोग उस लिंक को शेयर कर देना, ठीक है ना। और जितने भी ग्रुप है आप लोगों के बने हुए ग्रुप के अंदर सबके अंदर शेयर कर देना, जिससे भी इस चीज का वो भी स्टूडेंट फायदा उठा सकें। आगे की बात समझे, तो अगले लेक्चर में मिलते हैं हम लोग कौन सा चीज लेकर, बीबीटी सिद्धांत की कमी लेकर अगले लेक्चर में मिलते हैं। तो अपना ख्याल रखना, मिलते हैं अगले लेक्चर में।